हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब सेशन। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे थे वो। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो जल्दी से विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जस्टिफाई गिव रीज़न। क्या मतलब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना सही है, क्यों सही है, उसका रीज़न दो। तो यस, द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड। आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा क्यों ज़रूरी है। पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो एसटीडीज़ लोगों को हो रही है, इतनी भयंकर बीमारियाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए, ये सारी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको हटाने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव ज़रूरी है। ठीक है, तो बस देखो, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एज वेरी हाई रेट, सो टू मेक द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाई। ठीक है, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दैट रिमूवल ऑफ गॉन्ड्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शनल। वाई? तो रिमूवल ऑफ गॉन्ड्स में क्या होगा कि जो इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होगा क्योंकि परमानेंट हो जाएगा, तो इसको हम क्या इनफर्टिलिटी में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये किस में काउंट करेंगे हम? इनफर्टिलिटी में। आपको अगर डिटेल में कुछ भी समझना है तो आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अमीनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन अवर कंट्री, इट इज दिस बैन नेसेसरी? कमेंट। तो अमीनो सिंथेसिस क्या होता है कि जैसे प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक इन विच क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी और द डिसऑर्डर्स आर डिटेक्टेड। ठीक है, तो अमीनो सिंथेसिस में क्या होता था कि मतलब कि जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते थे, ठीक है, उन चीज़ को हम क्या जो फीटस मतलब जो मदर की बॉडी के अंदर जब बेबी होता था तब हम उसको डिटेक्ट कर लेते थे, उस टेक्निक को हम अमीनो सिंथेसिस बोलते थे। ठीक है, तो प्रीनेटल मतलब कि बर्थ से पहले, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से सही कर पाएँ, ताकि अगर उसमें कोई भी डिसऑर्डर की डिटेक्ट हो, जैसे क्रोमिनो हार्मोन घटा है, बढ़ा है, कोई डिसऑर्डर मतलब कुछ तो नहीं है, इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए टेक्निक यूज़ होती थी। बट ये इंडिया कंट्री में इसलिए बैन कर दी गई क्योंकि पीपल इस टेक्निक का मिसयूज़ कर रहे थे, वो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे थे, जैसे हम भ्रूण लिंग कहते हैं। ठीक है, वो इसका क्या कर रहे थे, फीमेल हो रही थी, फीमेल गर्ल हो रही थी तो उसको मार दे रहे थे, बॉय हो रहा था तो उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से गर्ल्स का रेट बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था, बॉयज़ का रेट बढ़ता जा रहा था, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये टेक्निक को बैन कर दिया। आप कहीं भी जाओगे तो हॉस्पिटल में अमीनो सिंथेसिस का एक बोर्ड ज़रूर लगा होगा। इस केसेस में बहुत सारे डॉक्टर क्या हैं, जेल भी जा चुके हैं और मतलब कि बहुत ज़्यादा जुर्माना भी भरना पड़ता है अगर पकड़े जाते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों ये बैन किया गया, किस ये ज़रूरी था बैन करना, और अमीनो सिंथेसिस क्या होता है। इसको अगर आप डिटेल में जानना है कि कब शुरू हुआ था, कब ये बैन हुआ, तो मैंने अपनी वीडियोस में बताया, तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टिलिटी कपल्स टू हैव चिल्ड्रंस। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसे मेथड्स बताने हैं, जैसे आपको पता होगा एक सेकेंड, हाँ, जैसे आपको पता होगा कि इनफर्टिलिटी कुछ लोगों को नहीं होती है, जैसे कि कुछ मदर्स हैं वो माँ नहीं बन पाती हैं, मतलब कि ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गर्ल्स वुमेन होती है जो माँ नहीं बन पाती है, इनफर्टाइल होती है। ठीक है, कुछ ऐसे मेंस होते हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो स्टेराइल टेस्टिस के साथ होते हैं। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम को हटाने के लिए उनको एक बेबी उनके लिए एक मतलब इज़ अ गिफ्ट के लिए, तो कुछ टेक्निक ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल मतलब कि जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू कर सकती हैं। जो एक क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कैसे, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, इसको कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी टेक्निक क्या होती है, उसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अभी तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन IVF, ठीक है, देन IUT, इंट्रा यूट्रेनी
ट्रांसफ़र, ठीक है, इंट्रायूट्रिन ट्रांसफ़र, ठीक है ना। ZIFT जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब जायगोट को कहाँ ट्रांसफ़र करना, फेलोपियन ट्यूब में, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा। तो आई होप ये 9th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और होता है, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, बट कोई नहीं, आप लोग लिख लेना। आर्टिफिशियल इंसेमिगेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिगेशन में क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं मतलब कि बेबी को वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो क्या करते हैं, इसमें इस टेक्निक में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिगेशन में ये भी होता है, मैं भूल गई यहाँ पे नोट करना कि आर्टिफिशियल इंसेमिगेशन में क्या होता है कि वो एक हेल्दी डोनर का, ठीक है, हेल्दी डोनर को कोई भी हो सकता है, यानी कि उसका ही हस्बैंड हो, हस्बैंड स्ट्राइल होगा तो कहाँ से होगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल डोनर मतलब कि किसी भी डोनर का स्पर्म लेते हैं, सीमेन को लेते हैं और उसको वुमेन की बॉडी में जाके क्या करा देते हैं, फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, वहाँ पे उनको मीटअप करा देते हैं स्पर्म्स को ओवरी के साथ, तो वहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाता है, ठीक है। जैसे गुड न्यूज़ मूवी है, उसी में AI के ऊपर दिखाया गया, आर्टिफिशियल इंसेमिगेशन के ऊपर दिखाया गया। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। Now question number 10, what are the measures one has to take to prevent from contracting STDs, ठीक है। तो ऐसे कौन से measures हैं, ऐसी कौन सी आदतें जो हमें अपनानी चाहिए ताकि हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से बच सकें। तो आपको पता होगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ तभी होती है जब हम किसी अननोन पार्टनर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब देख लो क्या क्या ऐसी बातें जो हमें याद रखने की ज़रूरत है ताकि हम STDs से बचे रहें, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, जैसे किसी की बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे चोट लग गई, ठीक है, तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया, तो ठीक है, जिसके लिए वजह से उनको दूसरा ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम इन्फेक्टेड पर्सन से तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है उसका, ठीक है। दूसरा, शेयरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंजेक्शन, जैसे निडल होती है, जैसे कि निडल पे लिखा होता है, जैसे कि इंजेक्शंस होते हैं हमारे, तो उस पर जो होती है, ठीक है, जिसको सिरंज बोलते हैं, ठीक है, गाँव में लोग उसको सिरंज बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो निडल होती है उस पर लिखा होता है, उस पर सुई जो होती है उस पर लिखा होता है कि ओनली फॉर वन यूज़, ताकि अगर वो किसी बॉडी के मतलब कि बॉडी के कांटेक्ट में आती है, अगर वही उसकी निडल जो होती है अब दूसरे में लगा दोगे इंजेक्शन की, तो क्या हो गया, उस बॉडी के अंदर भी क्या फैल जाएगा, उसके अंदर भी वायरस बैक्टीरिया फैल जाएगा, जिसकी वजह से उसका STDs हो सकती है, ठीक है। इसलिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हर एक ऑपरेशन के बाद साफ से रखे जाते हैं, और जो हमारे जो इंजेक्शन होता है वो भी एक ही यूज़ के लिए होता है, ठीक है। देन हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन और मल्टीपल पर्सन्स मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया ही था, ठीक है, कि आप बहुतों के साथ तो फिजिकल हो गए विदाउट एनी सेफ्टी, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव के, तो आपको STDs होने के 100% चांसेस हैं, ठीक है, तो वो आपको अवॉइड करना है। देन अननोन पर्सन के साथ, आप जिसको नहीं जानते, स्ट्रेंजर है वो आपके लिए, तो उसके साथ भी आपको सेक्सुअल नहीं होना है, क्योंकि आपको नहीं पता वो उसके अंदर कोई बीमारी है या नहीं है, ठीक है। देन ऑलवेज़ यूज़ प्रिकॉशंस, हमें ऑलवेज़ क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस की यूज़ करने। प्रिकॉशंस का मतलब है यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने चाहिए, बेस्ट इज़ दैट इज़ कॉन्डम, ठीक है। कॉन्डम क्यों, क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल है और मतलब कि इको फ्रेंडली है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है, और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, फेलियर रेट्स भी उसके बहुत कम हैं। देन इन केस ऑफ डाउट और अर्ली डिटेक्शन मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे से कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं STDs के, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि STDs के सिम्टम्स क्या हैं, अगर आपको फील हो रहा है कि STDs के सिम्टम्स हैं तो आप जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट करो, ठीक है। ये था हमारा 10th क्वेश्चन कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि STDs ना हो हमें, ठीक है। नाउ अब 11th क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का है। अबॉर्शन कुड हेल्प स्पॉन्टेसली, ट्रू, यस, अबॉर्शंस हम करा सकते हैं, ठीक है। नाउ इनफर्टिलिटी, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू। नाउ इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वायरल ऑफस्प्रिंग एंड इज ऑलवेज ड्यू टू अबनॉर्मलिटी और डिफेक्ट इन फीमेल पार्टनर, नहीं, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनफर्टिलिटी जो होता है वो मेल पार्टनर की वजह से होता है, अगर मेल पार्टनर में कुछ डिफेक्ट है, अगर वो स्टेराइल है तो उसकी वजह से क्या है, फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी की तरफ वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसे क्या करना पड़ता है,
AI कराना पड़ता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इंट्रा वाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ों से करानी पड़ती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल पार्टनर की ही वजह से इनफर्टिलिटी हो, मेल पार्टनर की ही वजह से इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। तो कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, नो, ठीक है। जब तक लैक्टेशन रहता है 6 मंथ का आई थिंक लैक्टेशन रहता है, तो उतने मंथ तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, बट जैसे ही लैक्टेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव होगी, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। नाउ D, creating awareness about sex related aspects in an effective method to improve reproductive health of people, ट्रू। हमें सेक्स एजुकेशन को लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना चाहिए ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोग और जागरूक हों, तो ये सही काम है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारे NCERT के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से बता दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैंने सारे क्वेश्चंस को ईजिली एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको चैप्टर समझना है तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो।